नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे विक्रम रंधावा, जो फॉर्मर एमएलसी और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रंधावा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी। बख्शी स्टेडियम में रैली हुई जी, खचाखच भरा हुआ था मैदान, इस पे को दो लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ये आपने सारा का सारा ताम झाम जो है सरकारी मुलाजमों का इकट्ठा किया हुआ था। ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बेबुनियाद सा इल्ज़ाम है। मैं स्वयं भी वहीं पे था। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनमानस इच्छा के अनुसार आया था। पॉलिटिकल रैलीज के अंदर विनोद जी मैनेज करना पड़ता है, गाड़ियां लगानी पड़ती हैं, 50 किस्म के प्रावधान वहां पे रखने पड़ते हैं, कुछ समझाना पड़ता है कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है। लेकिन कश्मीर के अंदर हुई इस रैली के अंदर जो मैंने रीड किया, क्योंकि मैं स्वयं भी वहीं पे था, और जो साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज लोगों की समझ आ रही थी, उसके मुताबिक वो इच्छा अनुसार आए हैं जी। ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रैली थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको मॉनिटर कर रही थी, मैनेज कर रही थी। अब उन लोगों ने अपने प्रभाव से कर्मचारियों को तो नहीं कहा होगा, लेकिन जो कर्मचारी व्यवस्था में रहे होंगे, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे वो बीडीओ है, चाहे वो तहसीलदार है, जो व्यवस्था में रहे होंगे वो तो आ रहे होंगे। लेकिन एम्प्लॉइज को फोर्स किया गया हो कि वो रैली अटेंड करे, ऐसा मैं कहता हूँ एक भी उदाहरण कभी आप सामने ला दीजिए तो हम मान लेंगे। लेकिन ये बेबुनियाद। क्या विक्रम रंधावा की निगाह में बदलता कश्मीर है? वाकई बदलाव आ रहा है? बदलता जम्मू कश्मीर और आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर। मैं खुद भी रैली के बाद शाम को बाजार में निकला हूँ। बाजार खुशनुमा था। हम डल पे देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, लेकिन तिरंगा झंडा भी वहां हवा में झूल रहा था। और कुछ आम शिकारे वालों से जब मेरी चर्चा हुई तो उनको नहीं मालूम था कि मैं बीजेपी से जो कौन हूं। तो जब मैंने पूछा कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे तो आपको कैसा लगा, तो कुछ एक ने तो यहां तक लगा कि शायद हमें कोई जीवन दान देने वाला व्यक्ति आया है, कोई ऐसा व्यक्ति कश्मीर की धरती पे आया है जिसने हमारा जो 80 से पहले का दशक था वो हमें याद करा दिया कि ये खुशगवार कश्मीर, यहाँ की सड़कों के ऊपर आम नागरिक, टूरिस्ट बेखौफ घूम सकता है, वो व्यक्ति कोई आया है। और जिस तरीके से कश्मीरियत के प्रति, कश्मीरी के प्रति और कश्मीर के कल्चर के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अपना रुझान दिखाया, मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि हर नागरिक, और मैं ये भी आपको यकीन दिलाऊं विनोद जी कि जो व्यक्ति वहां नहीं पहुंचे होंगे उनको कहीं ना कहीं मन में खेद रहा होगा कि हम रैली में क्यों नहीं गए, हमें उस रैली का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन विपक्ष का कहना कि ये जो अमन का आप दृश्य दिखाते हैं ये कॉस्मेटिक है, आपने सारे युवाओं को जेलों में बंद करके रखा हुआ है और इसीलिए पत्थरबाजी नहीं होती है, ये विपक्ष कहता है। अब वो पत्थरबाजों को उस कश्मीरी युवा से मिलाना चाहते हैं जो आज क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ता है, सचिन तेंदुलकर से लेके। अब ये जो जिसको हम पगवा कहते थे, आपका गैंग जो बना हुआ था इनका, नेशनल पीएचईडी का गुपकार गैंग, हम वो कहते थे। अब ये उन पत्थरबाज जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, अगर उन पे कोई लीगल कार्रवाई हो रही है तो उनके साथ उन युवाओं को मिलाना चाहते हैं जिनके आज हाथ में कलम है, जिनके आज हाथ में लैपटॉप है, जो खेल की दिशा में आगे जा रहे हैं, जो तिरंगा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इनकी सोच इतनी है। अब दिन ब दिन इनके तार बिखर रहे हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिन लोगों ने कश्मीर के समाज को हमेशा गुमराह करके, ब्लैकमेल करके गुमराही के रास्ते पे डाला, देशद्रोही के रास्ते पे डाला, आज उनको जो है बदलता हुआ कश्मीर जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इस रैली के बाद तो ये उनको यकीन हो गया है कि अब जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी जम्मू ही नहीं कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। इंडी ब्लॉक बिखर गया जम्मू कश्मीर में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बिल्कुल अलग कर दिया। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उमर अब्दुल्ला की, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की, तो आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। जब ये गुपकार गैंग एकत्रित हुआ था उस वक्त समझ आ गया था कि फारूक अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स का ये लोग शिकार होंगे। और फारूक अब्दुल्ला अपने ट्रैप में इनको बिछाकर दाएं बाएं, जैसे वो चेस के अंदर मोहरे अपने रखने होते हैं, किसी को ब्लैक किसी को व्हाइट कॉर्नर देकर कि अब ये मोहरा वहां चलेगा, ये मोहरा वहां चलेगा, जितनी देर वो चल सकते थे उन्होंने चलाए हैं। अब जब चुनाव सिर पे है तो जो पीडीपी उनसे मांग रही है कि हमारा कम से कम 5 नहीं तो 1 सीट पे तो वजूद जिंदा रहने दो,
गिड़गिड़ा रही है पीडीपी उनके आगे, तो उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं कहीं पे, जम्मू में तो पहले ही नहीं था। अब उमर अब्दुल्ला जैसा एक्स चीफ मिनिस्टर जो है वो स्वयं कह रहा है कि पीडीपी का वजूद कहीं नहीं बचा है। तो लोकसभा चुनाव जो है वो हम अलग से लड़ेंगे, विधानसभा चुनावों में हम फिर से दोस्ती कर लेंगे। वही वो बचपन में जब हम खेलते थे मोहल्ले में, कभी लड़ाई होगी कभी दोस्ती बन गई, ये वही नूरा कुश्ती इनके बीच में चलेगी। जी, नूरा कुश्ती तो चलेगी, लेकिन एक और विषय जो सामने आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर विचार कर रहा है कि विधानसभा के चुनाव भी एक साथ करवाए जाएंगे। तो 50+ का नारा है, जीवित है, जीवित है, जिंदा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है जिसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं, जिस विषय में उन्होंने एक कमेटी भी गठित की है जिसमें हमारे वन नेशन, देश के राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद जी जिसके चेयरमैन, वन नेशन वन इलेक्शन। करोड़ों रुपए खर्चा जो है देश का उससे बचता है। देश की जनता को 5 साल एक ही बार वोट डालने के लिए जाना है, चाहे अपना सांसद चुनना है चाहे अपना विधायक चुनना है। तो मुझे लगता है कि उस पद्धति पे चलते चलते, क्योंकि इन लोकसभा चुनावों के साथ 4 और राज्यों के भी चुनाव ड्यू है। जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है काफी अरसे से ड्यू चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर पॉजिटिवली इस एटीट्यूड की तरफ चलती है, इस अप्रोच की तरफ हमने कदम बढ़ाती है, तो मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप होना चाहिए। जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट रविंद्र रैना की अध्यक्षता में पूरी तरह से तैयार है हर चुनाव को फेस करने के लिए। भाजपा वाकई में तैयार है पूरी तरह से, विधानसभा के चुनावों को लेकर? पूरी तरह से। आपको कश्मीर से कुछ उम्मीद है? पूरी तरह से। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाओ विनोद जी, तो 2020 में पहली बार जम्मू में जिला परिषद के चुनाव हुए, डीडीसी का चुनाव होता है। कश्मीर घाटी से भारतीय जनता पार्टी की मैंडेट पे हमारे 3 कमल के फूल खिल के आते हैं जी, जिसमें हमारी एक बहन भी है जो भाजपा की टिकट पे डीडीसी की मेंबर चुन के आती है। तो वो कश्मीर के आवाम ने ही वोट डाला है। लोकसभा चुनावों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, और अगर 7 साल विधानसभा का चुनाव होता है तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में अपना नंबर दर्ज करवाएगी। ये मैं आपको हार्डकोर अपनी सेंसेस के साथ बता सकता हूं। जो मेरी इनर फीलिंग्स कहती है, जो मेरी गट फीलिंग्स कहती है, कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी डबल फिगर में आएगी। क्या कमल को वो एक्सपेक्ट करेंगे, सरकार करेंगे? है जी, कमल तो डल में खिलता है। कमल की जड़ें कश्मीर में है जी, कमल की जड़ें कश्मीर में इतनी मजबूत है कि इन लोगों की गंदी पॉलिटिक्स की बदौलत इन लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप कश्मीरी अवाम के अंदर डाल दिया था कि ये हिंदुओं की जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। आज आम कश्मीर का मुसलमान ये मानता है कि इन 10 वर्षों में हमने नहीं देखा बीजेपी रूल्ड किसी स्टेट में या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान के साथ अत्याचार हुआ हो, ज्यादती हुई हो। लेकिन हम क्यों इनकी राजनीति का शिकार हुए? ये हमारी बदकिस्मती थी। आज हमें अगर वही खिलता हुआ कश्मीर सामने दिख रहा है, हमारे सामने आईना है, तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों ना करें? मैं ये यकीन कह सकता हूं कि वोटर जो है अपने मन से वोट डालना चाहता है। हम तो चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनके प्लान में रहता है उनको मिलना चाहिए, उनका व्यू पॉइंट ले और जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से 370 को तोड़ा गया, जिस तरीके से मौलाना आजाद स्टेडियम में 370 का जिक्र किया गया, इस बार आप 370 को बेचने वाले हैं लोकसभा के चुनावों में? अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 370 पर मूवी भी आ रही है, आई है, बेहतरीन मूवी है, मैंने स्वयं देखी है, हमारे साथ हमारे मित्रों ने भी देखी है। और मुझे लगता है कि मैं आपसे भी निवेदन करूंगा अपनी टीम के साथ जरूर जाइए और उसको एनकरेज कीजिए कि कितना गुमराह समाज को किया हुआ था इस एक नामुराद से एक्ट की वजह से, जिसकी बुनियाद ही कोई नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टूल था जो इन कश्मीरी सो कॉल्ड हुक्मरानों ने केंद्र को दबोचने के लिए, निचोड़ने के लिए, वो राजीव गांधी के वो वाक्य कि 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए पहुंचते हैं, उसको सच साबित करने के लिए 370 का इस्तेमाल होता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। हमें 370 को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमने कभी पहले बुलाया। हमने 370 को अपना कोर एजेंडा रखा था। हमने कहा था जब अपनी मेजॉरिटी के साथ केंद्र में आएंगे धारा 370 को हम धराशायी करेंगे, वो हमने किया है जी। अब आप फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख क्यों कर रहे हैं? कश्मीर फाइल, केरला स्टोरीज, 370 और फिर आपको प्रमोट करते हैं और ये आरोप लगता है कि आप उसको
प्रमोट करने के बाद अपने अपने जो आपके बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे टैक्स फ्री भी कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सिनेमा जब बनती है, कुछ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स अगर उनको बनाते हैं तो उसमें एजुकेशनल टिप होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ होता है। कुछ हुआ जो छुपा रहा, जो दिखा नहीं, कुछ मीडिया के माध्यम से नहीं आ पाया। आप संदेश खाली का एक वाक्य ले लीजिए, संदेश खाली तो अभी सामने आया है ना। वेस्ट बंगाल में कितने संदेश खाली होंगे ऐसे। मैं तो कहता हूं कि मीडिया का हमें आभार व्यक्त करना होगा कि उन्होंने सच को सामने लाया, तो आज वो व्यक्ति जो है सलाखों के पीछे है। लेकिन कितने घरों की बहन बेटियों की इज्जत को सड़कों पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया और तबाह करके रख दिया। वैसा ही काम जो है, इस तरीके की पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बनने वाली जो पिक्चर्स होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरला स्टोरी हो, चाहे वो धारा 370 पे बनी ये मूवी हो, मुझे लगता है कि इनको हर सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए और नई पीढ़ी को हो सके तो एक एक शो जो है फ्री में दिखाना चाहिए, ताकि वो इसको देख के हमारा बच्चा थिएटर के अंदर एक ऐसी सिनेमा देखने जाता है जो वहां से देख के आता है तो लूट कैसे करनी है, चोरी कैसे करनी है, दूसरे की बहन बेटियों को कैसे सताना है, वो सबक लेके आता है। हमने वो सबक अपने बच्चों को नहीं देना है। ये बढ़ता हुआ भारत है, ये 2047 की तरफ अग्रसर हो रहा उज्जवल भारत है। आज का जो 22-23 साल का बच्चा है, आज से 20 साल के बाद वो एक फुली मैच्योर पर्सन होगा जब देश अपनी 100वीं आजादी मनाएगा। आज का जो 5 साल का बच्चा है, वो जब 27-28 साल का होगा तो वो कल्पना करेगा कि जब मैं बच्चा था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ सिखाया था। आज मैं उसको अमृत काल में देश चल रहा है, मैं उसको सब कुछ होते देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये आपका भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी मूवीज को बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे कई बार ऐसी मूवी देखने जाते हैं जिसके पेरेंट्स को कई बार पता भी नहीं होता कि मूवी चल रही है, वो देख के आए हैं, और कई बार पता भी होता है मना नहीं कर पाते। तो उनमें मुझे लगता है शक्ति होनी चाहिए और ऐसी मूवीज को जो है वो एनकरेज करना चाहिए। जी, लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपका विरोध हो रहा है, समूचे अलायंस, इंडिया अलायंस लगातार आपका विरोध कर रहा है, आप पर तानाशाह होने का आरोप लगता है, आप पर लोकतंत्र का गला दबाने का आरोप लगता है, आप मीडिया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मीडिया का तो आपने उसकी स्वतंत्रता को गला दबा दिया है, मीडिया की लिबर्टी, फ्रीडम को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब अपोजिशन के पास कुछ और करने को है नहीं है। पूरे अपोजिशन का एक ही मकसद है कि मोदी को रोको। अरे भैया, तुम करना क्या चाहते हो? तुम अगर कहीं से गलती से सरकार में अगर आ भी गए, तुम करोगे क्या देश के लिए? तुम करोगे क्या? तुम पहले इन 10 सालों की कार्रवाई करोगे कि इन लोगों ने क्या कुछ किया है, उसका कुछ पड़ताल कराने की कोशिश करो। तुम्हें पड़ताल कराने की कोशिश नहीं पड़ेगी, ना तुमने सरकार में आना है, ना हमारे इस 10 सालों के दौरान कोई ऐसी धांधली हुई है। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि वोटर का बड़ा ही क्लियर सा मन बन चुका है। और खास करके मैं कहूंगा विरोध जी, 22 जनवरी का वो जो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुई है, वो दिन तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग सबका, खास करके सनातन में विश्वास रखने वालों का आज पुनर्जन्म हुआ। ये हम लोग देख रहे हैं, हमारी पीढ़ियां चलेगी, हमारे बुजुर्ग चलेंगे। 500 वर्षों का संघर्ष और लाखों लोगों की शहादतें, और अपर हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़े। आज वो संघर्ष के रास्ते खत्म हो चुके हैं, आज वो लोगों का रुख जो है बदल चुका है। मैं आपको एक बार बड़ी दिल से कह सकता हूं ईमानदारी के साथ कि जो बड़ा कट्टर हार्डकोर कांग्रेसी भी होगा, या जम्मू का कोई व्यक्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस का चलता होगा, है वो हिंदू है, सनातनी है, वो पार्लियामेंट चुनावों में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट डाल के आए। मैं यकीन कह सकता हूं वो कभी भी नहीं डालेगा नरेंद्र मोदी जी के बाहर, क्योंकि वो चाहेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः आए। क्योंकि जो अभी बचा हुआ मिशन है, अभी काशी है, अभी मथुरा है, अभी अनेकों ऐसे जो हमारे मंदिर तोड़ के जो अनेकों स्थान बनाए गए हैं, अभी उसका हिसाब करना है। तो यकीनी तौर पर उसके लिए एक अच्छा शासक चाहिए, एक ऐसा शासक चाहिए जिसका पूरी दुनिया जिसके पर नजर रखते हुए कि इस व्यक्ति ने क्या से क्या कर दिया। तो अमृतकाल का दौर अभी शुरू हुआ है, ये 2047 तक चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो कहते हैं कि एक बार दोबारा से ये एनडीए आ गई तो ये सनातन को फैला देंगे, और ये कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन भी नहीं करवाए। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर एक बार फिर दोबारा एनडीए आ गई तो ये रशिया जैसी डेमोक्रेसी बना लेंगे, दोबारा इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। उनको दूरंदेशी अच्छी दिखती होगी, बाकी मल्लिकार्जुन जी का अपना क्या वजूद बचा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। और उनका अपना बेटा जो है वो कर्नाटका की सरकार में मंत्री है, और किस तरीके से सनातन को गाली देता है। मुझे तो शक होता है कि इन लोगों का डीएनए करवाया जाना चाहिए कि ये लोग क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से निकले हुए हैं, इनके पिछले डेरिवेटिव क्या थे,
हैं, इनका भी पता करवाया जाना चाहिए। नहीं तो आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के रह के अपने धर्म को गाली नहीं दे सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते, और वो भी सार्वजनिक तौर पर सिर्फ मैडम सोनिया गांधी को खुश करने के लिए आप ये इतना घिनौना काम नहीं कर सकते। ये यकीनन है कि इन लोगों के टेस्ट, डीएनए टेस्ट करवाने चाहिए ताकि पता लगे इनका वजूद असली क्या है। अलबत्ता जो मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच है वो अपने तक सीमित रखें तो अच्छी बात है। अभी कांग्रेस इन चुनाव में मुझे लगता है देश भर में डबल डिजिट में भी नहीं आएगी, तो इनका अपना वजूद तो बचा ही कुछ नहीं, ये क्या बात करेंगे। निमंत्रण ठुकराना क्या सोनिया गांधी को खुश करना था? प्राण प्रतिष्ठा का पूरे गांधी खानदान को खुश करने की समान था, और वो निमंत्रण नहीं ठुकराया। वो उनके ही एक संत भी हैं जो उनके साथ चलते थे, वो भी अभी सामने आ गए हैं, वो भी आपके साथ जुड़ गए। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी उन लोगों ने बता दिया कि उनको भी पता लगा कि कांग्रेस के में रह के हम कितना घिनौना काम कर रहे थे, कि इनके अंदर कितनी गंदगी है, कितनी मैल है इनके अंदर। अरे भैया, तुम्हें ना चाहकर भी उन लोगों ने निमंत्रण दिया है कि तुम लोग इस लायक नहीं होगी उस पवित्र स्थान पे पहुंचो, उसके बावजूद तुम्हें दिया, बजाय एक्सेप्ट करने के तुम उसको ठुकरा रहे हो। तो विनाशकाल विपरीत बुद्धि, वहीं से इनका जो है पतन तय हो चुका था। अलबत्ता मई दूर नहीं है, 2000 मई जो है वो कांग्रेस का क्लाइमेक्स होकर, और पिछले दिनों उनका अलायंस पार्टनर है भगवंत सिंह मान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे छोटी कहानी आने वाले दिनों में बनेगी जब बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएंगे दादी दादा कि एक थी कांग्रेस। जी, लेकिन आपको जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, आपको इन दिनों वो सोशल मीडिया में बड़ा प्रोएक्टिव है, वो बताते हैं कि किस तरीके से राजनाथ को हार से बाहर निकाला गया, किस तरीके से वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, यानी प्रोएक्टिव हो चुके हैं। इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखिए वो आप हमारे अपने भी कार्यक्रम रहते हैं, किसी वक्त कुछ स्टेज के ऊपर 19-20 हो जाती है तो उसको हम एडिटिंग करके, तो उसको हाइप करके, तो उसको कैश करने का सोना आलू ये भी तो आपने एडिट किया वो उसने बोला था भाई ने, और राहुल भाई ने बोला हुआ है कि इधर से सोना डालूंगा, उधर इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना। राहुल मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं? नहीं, वो नहीं हो पाएंगे, वो मैच्योर पर्सन नहीं बन पाए तो पॉलिटिशियन क्या बनेंगे। ही इज नॉट ए मैच्योर पर्सन, ये सच्चाई है, और हर कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करता है। कांग्रेसी कहते हैं कि जितनी माथापच्ची पिछले 20 सालों से इस बालक के साथ कर ली, कहीं प्रियंका के साथ कर ली होती तो वो शायद कुछ गेन कर लेती, वो कुछ प्रोडक्ट तैयार हो जाती, तो अब वो भी हाथ से निकल चुका 3 इनसे। तो वो लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग उसको आप कैसे देखते हैं? ये इनका काम है, गांधी खानदान से बाहर ये कांग्रेसी सोच नहीं सकते। और जब तक कांग्रेसी, अगर जो मूल कांग्रेसी है गांधी खानदान के हवा से बाहर नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं बच पाएगी। इनको इस खानदान से निजात लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये सोच सकते हैं कि लोग हमारी विचारधारा को किसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। विक्रम जी, उन्होंने गांधी सरनेम कैसे लगाया? वो किसी ने कुछ छुपा नहीं, ये लंबी हिस्ट्री है, कभी आप बुलाइएगा तो हम आपको बताएंगे। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू हुआ है, ऐसे थोड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके पुत्र है, किसी ने कुछ छुपा है क्या? जी। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब शादी हुई तो उन्होंने शादी की, निकाह किया, फिरोज शेख शादी। वो फिरोज खान था, वो गांधी थोड़ी था जी, वो तो पारसी मुस्लिम था जी, वो फिरोज खान था। तो फिर जब इनके घर में क्लेश पड़ गया कि वो तो मुश्किल हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, हमारी लड़की जो गलत कदम उठा रही है, तो महात्मा गांधी ने उसको ऑन कर लिया कि मैं अपना सरनेम दे दूंगा। चलो वो भी हो गया। तो फिरोज खान का बेटा राजीव गांधी कैसे हो गया जी? वो फिरोज खान है ना, तो वो राजीव गांधी कैसे होगा? ये बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, इसके बड़े से तथ्य बाहर आ चुके हैं। आज हर हिंदुस्तानी उसके बारे में जान चुका है कि ये खानदान कहां से चला था, इनके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या संबंध थे, क्यों 47 में जब डिवीजन हुई तो आर पार की लड़ाई क्यों नहीं उस वक्त लड़ी गई। जब 2 नेशन बन गए थे तो इसको हिंदू राष्ट्र ही बनाना चाहिए था। जब पाकिस्तान बन गया था तो फिर सभी लोगों को वहां भेजना चाहिए था, वहां से लाशें कट के क्यों आई? तो आज फेस कर रहे थे ना, तो आज नहीं तो ये 75 साल का टर्मोइल नहीं फेस करना पड़ता, बड़ी देर पहले ही भारत जो है खुशगवार भारत बन चुका होता। ये आज जो हम अमृतकाल की तरफ जा रहे हैं, आज हम 2047 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये पहले ही हो चुका होता। अलबत्ता वो एक बहुत बड़ी कहानी है, किसी को छुपा। मजार की जिन्ना की मजार पे जाकर के लाल कृष्ण आडवाणी का कहना है कि वो सेक्युलर लीडर थे। देखिए, वो बीइंग ए पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना तो कुछ थे, तो जब वो पाकिस्तान में गए हुए थे तो एक जैसे जेस्चर रहता है कि वहां पे और तो कोई स्थान है नहीं इनका जाने वाला, तो हम वहां पे जाएंगे तो उसमें एक आप कह सकते हो कर्सी जेस्चर
जी। बीइंग ए सीनियर सिटीजन एल्डर पॉलिटिशियन उन्होंने दिया, तो कोई उसमें फॉलो बात नहीं वाली। पाकिस्तान से ही लाल कृष्ण अडवाणी जी आए हुए हैं, 47 से पहले वो पाकिस्तान में रहते थे, और उनका अब आज भी सिंधी परिवार अनेकों है जो पाकिस्तान में हाशिए पे आ चुके हैं। जी। आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप उससे अछूते नहीं हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सुना सकता हूं मैं। आपके परिवारवाद की परिभाषा कुछ और है, और गांधी परिवार की जब आप जिक्र करते हैं परिभाषा कुछ और हो जाती है। अब्दुल्ला खानदान की परिवारवाद की परिभाषा कुछ और हो जाती है। मुफ्ती खानदान की परिवारवाद की भाषा कुछ और हो जाती है। अपने ही चश्मे से आप तीनों को अलग अलग देखते हैं। उसका एक रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। जहां था आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी नेता का बेटा या बेटी नेता बने हैं तो डायरेक्ट नहीं बने हैं, वो संगठन की पद्धति में कार्य करते करते आगे बढ़े हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर का ले लीजिए उदाहरण, चाहे आप केंद्र स्तर पे ले लीजिए, वो कदम बाय कदम संगठन में पहले अपना कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाते हैं, फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, इनके अंदर लीडर जो है वो नेता ये बॉर्न होते हैं, क्योंकि ये गांधी खानदान में पैदा हुआ है तो ये आते ही इसको सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो। अब उमर अब्दुल्ला जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 98 में बने, उससे पहले उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कंट्रीब्यूशन थी जी। एक रत्ती भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी। होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, पिता मुख्यमंत्री थे, सीधा उठा के आए, 98 में लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। अब सरकार थी सत्ता में तो वो जीतना सुनिश्चित था जी। तो अब महबूबा मुफ्ती के लिए आप ये कह सकते हो कि वो कांग्रेस में चली, वहां पे कुछ घिसी पिटी, वहां काम किया, थोड़ी मेहनत की तो इस्टेब्लिश किया अपने आप को। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, वो तो तगमा रहेगा साथ। अब वो अपनी बेटी को आगे बढ़ा रही है। अब बेटी उनकी पार्टी में पहले काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता लीडर बनेगी। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बने, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसको आगे बढ़ाओ कि वो एमपी का बेटा है, उसको एमएलए लड़वा दो या उसको एमएलए बना दो, हम उसके खिलाफ है। वो संगठन का काम करते करते व्यक्ति आगे बढ़े और वो अपना क्लेम खुद करे, तो मुझे लगता है कि वो उसका हक है। उसको इसलिए नहीं आप मार सकते कि वो किसी एमपी का भाई है या बेटा है, उसको आपको इसलिए जीवित रखना है क्योंकि उसने स्वयं अपने आप को एस्टेब्लिश किया है संगठन का काम, पार्टी का काम करते करते। विक्रम जी, जय शाह के मामले में आपको बड़ी दिक्कत आती होगी जब उनका सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने कोई सिक्के नायडू ने गली क्रिकेट भी नहीं खेली है। अब देखिए, एक सिस्टम रहता है, सिस्टम में कई बार लगता है कि अब किसी को एडजस्ट करना है या ऑब्लाइज करना है। और मुझे लगता है कि जय शाह जी का गुजरात के अंदर जो है वो क्रिकेट जो एसोसिएशन थी उसके वो सक्रिय सदस्य थे जी। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो युवा मोर्चा की गुजरात की इकाई है उसमें सक्रिय थे। तो उस पद्धति पे अगर उनको बोर्ड के अंदर लिया गया तो मुझे लगता है वो कहीं गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, किसी लेवल पे नहीं खेली होगी, लेकिन गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका अपना एक सिक्का रहा है, वो स्वयं भी काम करते रहे हैं और क्रिकेट को बढ़ावा देने में गुजरात के अंदर, गुजरात से बाहर बहुत काम उन्होंने किया और मुझे लगता है कि उसके कारण उनको अगर बनाया गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। आखिरी सवाल आपसे, क्या ये लोकतंत्र है, इसको आप लोकतंत्र कहते हैं कि आखिरी सत्र, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, 150 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियन को निष्कासित करना? देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है हमारा पार्लियामेंट हाउस, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पहली बार जीत के गए, आपको ध्यान होगा वो दृश्य, पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करके, जैसे हम मंदिर में जाते हैं जी, और किसी मंदिर में जब पहली बार जाते हैं तो पूरी तरह से दंडवत प्रणाम होते हैं जैसे हम अपने सनातन की हमारी जो पद्धति रहती है जी। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन सिर्फ इसलिए कि ये आखिरी दिन चल रहे हैं, ये कुछ मजबूत कदम ना उठा ले तो हाउस के अंदर किसी ना किसी तरीके से हालात जो खराब करने का प्रयास करता था जी। स्पीकर का ये प्रेरोगेटिव रहता है कि हाउस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए अगर कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो उसको करनी चाहिए। अगर यही अपोजिशन, सरकार का विरोध करने का तरीका भी एक होता है, लेकिन आप गाली गलौज पे आ जाओ और उसके बाद जिस तरीके से जिन लोगों ने हाउस के अंदर जंप किया, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक इनकी कड़ी थी अपोजिशन की कि आखिरी सत्र को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दो, ये पूरी तरह से नहीं चल पाए ताकि सरकार की आखिरी छवि को लेकर हम चुनावों में जाए। लेकिन ये उनको पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
ये कोई पुराने लोगों की सरकार नहीं थी जो म्यूट बन के बैठे रहते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, इनको सरकार चलानी भी आती थी, इनको अपोजिशन से भी काम लेना आता है, और समय रहते स्पीकर ने जो कार्रवाई करनी थी वो उस समय उचित थी, वो उन्होंने की। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विनोद जी। तो दर्शकों बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।